तो सेंटर ऑफ मास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हम लोग पहले देख लेते हैं, और उसके बाद देन इसमें जो न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे करेंगे वो आगे हम लोग देखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें सबसे पहले कि सेंटर ऑफ मास हम किसे कहेंगे वो पॉइंट हमें समझना है, और जो कि हमने आपको वर्क एनर्जी पावर में समझाया भी था कि एक ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी या सिस्टम से एसोसिएटेड जहां पर आप मान सकते हैं उस पूरी बॉडी का मास अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मानेंगे कि वहीं पर पूरा मास कंसंट्रेट है और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो पॉइंट कौन सा होगा, मतलब किस पॉइंट को आप कहेंगे कि यहां पर हम पूरा मास वहां पर अज्यूम कर सकते हैं, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट आपको समझना है। तो एक्चुअल में हर बॉडी से एसोसिएटेड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका मोशन उस पूरी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर समझो कि जैसे सपोज कर लिया एक बॉल है, तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जैसे एक बॉल है और उस बॉल को आपने ऐसे यहां पर पैराबोलिक पाथ पर फेंक दिया और थोड़ा सा स्पिन करा दिया, ऐसे घुमाकर आपने उसको ऐसे पैराबोलिक पाथ पर फेंक दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे इस बॉल के ऊपर तमाम सारे पॉइंट होंगे, जैसे मान ली यहां पर पॉइंट है, यहां पर है, यहां पर है, उस बॉल के सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, तो वो जो भी पॉइंट्स यहां पर हैं सरफेस के ऊपर, तो ये पॉइंट सब घूमते हुए रहेंगे यहां पर, क्योंकि बॉल आपने ऐसे पकड़ा और उसको स्पिन करा दिया और फिर आपने ऐसे फेंक दिया, तो उसका पाथ पैराबोलिक है, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे ऐसे घूमते भी तो रहेंगे इधर उधर, ठीक है। जैसे ऐसे आपने घुमा दिया तो सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं रैंडम वे में। तो आप यहां पर देखेंगे कि सारे पॉइंट तो इधर उधर जा रहे हैं और साथ में ऐसे भी जा रहे हैं, तो किसी भी एक पार्टिकल को अगर आप पकड़ोगे तो उसका पाथ काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगा, क्योंकि वो ऐसे भी चल रहा होगा और ऐसे भी चल रहा होगा। लेकिन अगर आप इसके सेंटर की बात करें तो सेंटर का जो मोशन है, सेंटर तो कहीं जाएगा नहीं, जैसे ये वाला पॉइंट जो है ये घूमकर इधर भी जाएगा और वापस भी आएगा, लेकिन सेंटर जहां है वहीं पर रहेगा, सेंटर तो कहीं चला नहीं जाएगा, तो सेंटर जहां है वही जाएगा, सेंटर ऐसे ही जाएगा बस, ठीक है। मतलब इन पॉइंट्स का जो पाथ है वो तो अलग रैंडम वे में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखेगा, लेकिन जो सेंटर है उसका पाथ एग्जैक्टली पैराबोलिक ही दिखेगा जैसा कि बॉल का पाथ होगा। तो मतलब बॉल का जो पाथ है वो सेंटर डिफाइन कर दे रहा है ना, वह सेंटर क्या दिखा रहा है, सेंटर आपको जैसा पाथ दिखा रहा है पूरी बॉल का भी वैसा ही पाथ है। तो इसका मतलब जो सेंटर है वो एग्जैक्टली इस पूरी बॉल के पाथ को रिप्रेजेंट कर दे रहा है या उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर दे रहा है, तो हम इसी सेंटर को ही मानेंगे सेंटर ऑफ मास। वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट थे ना, लेकिन कोई भी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास नहीं मान सकते, हम उस पॉइंट को मानेंगे सेंटर ऑफ मास जो उस पूरी कंप्लीट बॉडी के मोशन को डिफाइन कर दे, तो उसी को हम मानते हैं सेंटर ऑफ मास, और उसी पॉइंट पर हम पूरी बॉडी के मास को मान लेते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। तो यही दो पॉइंट मिलाकर यहां पर लिख दिया गया। एवरी फिजिकल सिस्टम और बॉडी हैज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन पॉइंट whose motion represents the motion of the system of or body. This point is called center of mass. In other words, center of mass of body or system is a point where the whole mass of body of system or system is supposed to be concentrated. क्या लिखा गया है, supposed to be concentrated, मतलब हम सिर्फ मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरा मास वहीं पर रहता है, हम सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं कि वहां पर मास पूरी बॉडी का प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, मास may or may not be present physically at center of mass, also center of mass may be within or outside the body। मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वहां पर जरूरी नहीं कि कोई मास एक्चुअल में भी प्रेजेंट हो, मतलब वो एक पॉइंट है जो अज्यूम किया गया, जिसे हम सपोज करते हैं कि यहीं पर पूरा मास कंसंट्रेट है, क्योंकि वो पॉइंट एग्जैक्टली पूरी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो वहां पर एक्चुअल में भी मास प्रेजेंट होगा या नहीं, तो हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मान लिया कोई डिस्क है, तो डिस्क का जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास होता है, जो सेंटर इसका है, तो जो सेंटर है वहां चूंकि डिस्क में पूरे में मास रहेगा, तो पूरे में अगर मास है तो सेंटर ऑफ मास पर भी मास है, यही सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग का जो सेंटर है वो इसका सेंटर ऑफ मास है, रिंग का जो ये सेंटर है वो इसका सेंटर ऑफ मास है, लेकिन क्या रिंग के सेंटर पर एक्चुअल में मास है, नहीं है, क्योंकि रिंग तो खाली रहता ना अंदर। तो रिंग के सेंटर पर सेंटर ऑफ मास है, लेकिन वहां पर एक्चुअल में कोई मास प्रेजेंट नहीं है। तो एक्चुअल में मास फिजिकली वहां पर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह भी है, मास मे और मे नॉट बी प्रेजेंट फिजिकली एट द सेंटर ऑफ मास, आल्सो सेंटर ऑफ मास मे बी विद इन और आउटसाइड द बॉडी।
जैसे अगर आप देखो तो डिस्क तो पूरी है ना, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो काउंट किया जा रहा है कि ये डिस्क के अंदर है, मतलब ये इस जो यहां पर बॉडी है उस बॉडी के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन रिंग में बॉडी तो बाहर है ना, और सेंटर ऑफ मास यहां है, तो क्या वो बॉडी के अंदर है? नहीं, वो आउटसाइड द बॉडी। वही कहा गया आल्सो सेंटर ऑफ मास मे बी विद इन और आउटसाइड द बॉडी। विद इन भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम लोग कुछ और भी चीजें अभी समझेंगे। फॉर अ गिवन शेप सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द बॉडी एंड क्लोजर टू मैसिव पार्ट। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है कि जो यहां पर जो सेंटर ऑफ मास है, फॉर अ गिवन शेप सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब मास को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उस बात पर डिपेंड करेगा सेंटर ऑफ मास, सिर्फ मास पर नहीं। जैसे सपोज कर लिया एक रॉड अगर हम ले लें, तो अगर नॉर्मली आपको यहां पर कहा जाए कि इस रॉड को देखो आप, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो आप कहेंगे इसके इस सेंटर पर होगा, ठीक। क्योंकि हम जब देखते हैं तो देख के हमें कुछ और तो आइडिया लगेगा नहीं, हमें लगेगा भाई ये रॉड है और इसमें सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा। लेकिन अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया जाए मास का, मतलब मास पर यूनिट लेंथ को घटा बढ़ा दिया जाए कि आगे जाने पर मास लगातार बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर नहीं रहेगा। फिर नॉन यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो सेंटर पर नहीं रहेगा। तो यहां पर वही कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आप मास का कर रहे हैं उस पर भी सेंटर ऑफ मास डिपेंड करेगा विद इन द बॉडी एंड क्लोजर टू मैसिव पार्ट। क्लोजर टू मैसिव पार्ट का मतलब क्या है, जिधर का पार्ट भारी होगा सेंटर ऑफ मास हमेशा उधर ही शिफ्ट कर जाता है। एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास जो है वो पूरी बॉडी का एक सेंटर टाइप से आप समझ लो, तो वहां पर बॉडी को हम बैलेंस भी तो कर सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास पर बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास पर बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं तो बैलेंसिंग में होता क्या है, जैसे कोई बड़ी बॉडी उसको बैलेंस करना है तो क्या होता है, वहां पर टॉर्क यानी कि मूवमेंट का रोल आता है। क्योंकि अगर बैलेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इधर उधर मूव कर रही होगी, तो उसको हम बैलेंस कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर अगर पेन को हम बैलेंस करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम रखेंगे तो ये यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ सोचे इसको हम रोक लें तो नहीं रोक पाएंगे, इधर गिर जाएगा, इधर रोके तो नहीं रुकेगा, गिर जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लें तो वहां पर अगर हम इसको रख दें ऐसे, तो ये जैसा है वैसा ही रुका रहेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास पर बॉडी कैसे बैलेंस होती है वो आप देखो यहां पर, तब ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसने क्या कहा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा हैवियर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिधर हैवी वाला मास होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसी को हमें यहाँ पर समझना है। तो जैसे हम इसी में आपको दिखा दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। जस्ट यहाँ जो कहा गया उसको आप याद रखो, जो पॉइंट बताया जा रहा है वो टॉर्क का पॉइंट है, मोमेंट का। जैसे अगर यहाँ पर बॉडी बैलेंस हो रही तो कैसे बैलेंस हो रही है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है, दोनों मास सेम है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पर उसको हमने कुछ भी ले लिया L, और ये भी डिस्टेंस यहाँ पर L है। तो जैसे हम कुछ वैल्यूज लेकर आपको दिखा रहे हैं, मान लेते हैं m की वैल्यू हमने 5 ले ली, तो ये भी यहाँ पर 5 हो गया, और ये जो L है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर ले लिया, मान लिया 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कितना हो गया 2, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर है। दोनों मास अगर बराबर है तो सेंटर पर सेंटर ऑफ मास है। तो अब अगर हम इसका टॉर्क देखें मूवमेंट, तो इसका डाउनवर्ड वेट हो जाएगा mg, तो इसको हम लिखेंगे कितना 5g, और इसका डाउनवर्ड वेट क्या हो जाएगा mg, मतलब 5g के बराबर। तो अब अगर हम इधर का टॉर्क देखें तो टॉर्क हमें पता है ना, फोर्स और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है 5g और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2, ठीक, दैट इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर क्या है, अगेन फोर्स कितना है 5g और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 के बराबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना कि ये भी 10g है और ये भी 10g है, मतलब जितना टॉर्क इसका होगा उतना टॉर्क इसका, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे अगर आप देखो इधर का, तो ये बॉडी को इधर ही तो घुमाना चाहेगा, आप टॉर्क के हिसाब से भी देख लो कि यहाँ फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गए, तो परपेंडिकुलर पर हमने फिंगर रखी, फोर्स की तरफ फिंगर्स को टर्न करेंगे, हमारी फिंगर्स कैसे घूम रही, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और वैसे तो सीधे समझ में आ रहा है ना कि ये वाला फोर्स इसको नीचे ही तो ले जाएगा, तो एक तरह से ये इसके अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, और ये अगर ऐसे देखो तो हमारी फिंगर्स कैसे घूम रहे क्लॉकवाइज, वैसे ही क्लियर है कि ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा।
लेकिन दोनों साइड का जो टॉर्क है वो क्या हो गया, इक्वल। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये इसके टॉर्क को कैंसिल कर देगा, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा यहां पर, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो यहां पर ये बैलेंस हो गई बॉडी, कहां पर, सेंटर ऑफ मास पर। लेकिन अगर हम किसी भी एक साइड का यहां पर मास बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया ये जो m1 है उसको हमने अभी भी 5 ही रखा है, ठीक, लेकिन जो m2 है उसको हमने बढ़ाकर कुछ और कर दिया, सपोज कर लिया m2 की वैल्यू हमने 5 से बढ़ाकर सपोज कर लिया 10 कर दिया, ठीक है, उसको डबल कर दिया या कुछ और भी कर सकते हैं, तो मान लिया हमने डबल कर दिया उसकी वैल्यू को। तो अब क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक। अब कैसे, जैसे मान लेते हैं यहां पर हमें इस यहां के और यहां के वेट को बैलेंस करना है, ठीक है, मतलब वही टॉर्क को बैलेंस करना है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, क्योंकि इधर का मास कम है, टॉर्क क्या है, वेट इंटू डिस्टेंस, तो यहां पर ये हो जाएगा 5g और ये हो जाएगा यहां पर 10g। अब मान लिया यहां पर जब वेट कम है तो आपको इधर वेट ज्यादा मिल रहा है, तो इधर का टॉर्क इसके टॉर्क के बराबर करना है। तो आप यहां से सोचो कि अगर ये वाला वेट कम है तो इधर की डिस्टेंस आप ज्यादा कर लो, और जिधर का वेट ज्यादा है उधर की डिस्टेंस कम कर लो और उसको एडजस्ट कर लो। तो जैसे आप यहां पर सोचो कि हम ये वाली जो डिस्टेंस है यहां पर, इस डिस्टेंस को सपोज कर लिया हमने यहां पर कर लिया, ये 10 है ना, मान लेते हैं 6 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को सपोज कर लिया 6 मीटर हमने कर दिया, ठीक है, तो अगर हमने यहां पर 6 मीटर किया है तो यहां पर इधर का जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5g इंटू 6, ठीक है। और इधर का सपोज कर लिया अगर 3 है, ठीक है, कुछ भी अलग डेटा ले लिया हमने 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10g, तो ये भी क्या हो गया 30। तो जैसे अगर आप सोचो कि ये पूरी डिस्टेंस 9 मीटर होती, जैसे इसमें पूरी डिस्टेंस 4 मीटर थी, तो यहां सेंटर पर था 2-2 मीटर पर, तो आप सोचो कि अगर ये दोनों यहां पूरी 9 मीटर होती और ये दोनों बराबर होते, तो बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में सेंटर ऑफ मास होता ना, जैसे ये भी 5 होता, ये भी 5 होता, तो यहां पर बीच में मतलब 4.5 पर इसका सेंटर ऑफ मास होता। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, इधर का मास कम है, इधर का मास कर दिया ज्यादा, तो हमें क्या करना था, दोनों के टॉर्क बैलेंस करने थे, तो हमने इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया, इधर की डिस्टेंस बढ़ा दी, और इधर का वेट ज्यादा था तो उधर की डिस्टेंस कम कर दी। लेकिन अभी भी अगर टॉर्क निकालेंगे तो क्या होगा, इसका कितना आएगा 30g और इसका भी कितना आ रहा है 30g, दोनों बराबर हो गए ना। लेकिन हुआ क्या कि जिधर का मास आपने ज्यादा कर दिया, सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट हो गया। पहले सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पर होता बीच में, लेकिन इधर का मास ज्यादा कर दिया तो वो उधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो समझ में आ गया ना कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको ये मैंने समझा दिया, लेकिन आपको याद इतना ही पॉइंट ये रखना है कि जो यहां लिखा गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द बॉडी एंड क्लोजर टू मैसिव पार्ट, जो भारी पार्ट है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक, बात क्लियर हो गई, तो पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, फॉर अ सिमेट्रिकल बॉडी हैविंग होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ सिमेट्री और ज्योमेट्रिकल सेंटर। आपको याद आया पॉइंट, यही पॉइंट हमने आपको समझाया था वर्क एनर्जी पावर में कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बराबर है, यूनिफॉर्म है, होमोजेनियस का मतलब एक समान ही हो गया ना, तो होमोजेनियस या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब जो देखने में सेंटर लगेगा वही उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। जैसे अगर यहाँ पर एक कोई रॉड है, तो अगर आपसे कहें इसका सेंटर देखो, तो सभी की नजर यहाँ पर होगी और यही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये सिमेट्रिकल पॉइंट है। हम हमेशा जब देखते हैं किसी चीज को तो हम उसका सिमेट्रिकल पॉइंट पकड़ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक, मतलब उसमें हमें कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से, कि अगर आपसे कहा जाए ये एक स्फीयर है या एक ये रिंग है, इसका सेंटर आप देखो, तो सभी की नजर इसी लोकेशन पर होगी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया या इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा अगर कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी है। देखने में जो सेंटर लगे वही उसका सेंटर ऑफ मास, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सिमेट्री वाले में भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख
मतलब देखकर ही पता कर लेते हैं, लेकिन अगर यही नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर डिपेंड करेगा किस तरह से मास का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसके हिसाब से उसका सेंटर ऑफ मास आएगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद इन बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब बॉडी के अंदर यानी कि उस सिस्टम से एसोसिएटेड जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग इज एट सेंटर व्हाट एवर बी द कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे अगर ये रिंग है तो अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो यही तो रहेगा सेंटर ऑफ मास। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो सेंटर है वही तो इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। अगर हम यहां पर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां ले लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है, तो अगर यही एक्सिस हम यहां पर बना लेते तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाता? नहीं होता ना, सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पर ही रहेगा। बस आपने ओरिजिन दूर कर दिया तो ओरिजिन से डिस्टेंस दूर हो जाएगी, यहां ओरिजिन नजदीक था तो डिस्टेंस कम थी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां बना दी तो सेंटर ऑफ मास भी इधर शिफ्ट हो जाएगा या कहीं और चला जाएगा। सेंटर ऑफ मास अगर वहां पर रिंग है तो उसका सेंटर पर ही रहेगा, स्फीयर है तो उसके सेंटर पर ही रहेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप कहीं पर भी बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहां लिखा गया है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो ये दो पॉइंट हम लोगों के सामने आते रहते हैं, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन नॉर्मली एक्चुअल में जैसे आपसे पूछा जाए थ्योरेटिकली तो आप कहेंगे ये दोनों बिल्कुल अलग पॉइंट हैं, लेकिन इन जनरल इन प्रैक्टिस हम लोग इन दोनों पॉइंट को सेम ही लेकर चलते हैं। तो क्यों सेम लेकर चलते हैं वो पॉइंट अभी हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर नॉट टू सेम पॉइंट्स, क्या लिखा गया? आर नॉट टू सेम पॉइंट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी is that point at which whole of its weight is supposed to be concentrated। जैसे नाम से क्लियर है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट भी हम लेंगे। तो मास का सेंटर, मतलब जो सेंटर ऑफ मास हम लोग बोलते हैं वो मास के अकॉर्डिंग लेते हैं, और जब हम वेट की बात करते हैं तो ये वेट ग्रेविटी की बात करते हैं तो वेट के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मास के हिसाब से और इसमें वेट के हिसाब से लिया जाता है। मतलब जहां पर हम पूरी बॉडी के मास को मानते हैं कंसंट्रेट, उसे सेंटर ऑफ मास, और जहां हम मानते हैं पूरी बॉडी का वेट कंसंट्रेट रहेगा उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं। देखो सेंटर ऑफ मास से कंफ्यूजन भी जनरेट होता है। जैसे सेंटर ऑफ मास तो ऐसा लगता है मास जो है पूरा उसका सेंटर, लेकिन सेंटर नहीं होता है वो, मास का सेंटर नहीं होता। ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास पर किसी बॉडी को आप कट करेंगे तो दोनों साइड के मास बराबर हो जाएंगे, कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं ये इस तरीके की कंडीशन आपके सामने है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एक रॉड है, तो अगर रॉड को आपसे कहा जाए इसका सेंटर ऑफ मास है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास यहां है तो सेंटर ऑफ मास से अगर आप कट करो तो क्या होगा? इधर का मास m/2 और इधर का मास m/2, मतलब दोनों साइड का मास बराबर है। लेकिन अभी हम लोगों ने इससे पहले एक केस क्या देखा था कि इधर का मास हमने कम लिया था और इधर का मास हमने ज्यादा लिया, जो भी एक ये वाला एग्जाम्पल आपको समझाया गया। तो जैसे इसमें सेंटर ऑफ मास यहां पर है ना, तो अगर आप यहां से इसको कट कर दो तो क्या दोनों साइड का मास बराबर आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास पर अगर किसी बॉडी को कट करेंगे तो दोनों साइड का मास बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कभी ये मत समझना कि सेंटर ऑफ मास पर कट करेंगे तो दोनों साइड के मास बराबर होंगे। मास जिधर हैवी मास होगा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाता है ना, तो मास बराबर हो भी सकते हैं जैसे इधर समझाया गया था और नहीं भी हो सकते हैं। फिर यहां पर देखो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट एट विच होल ऑफ इट्स वेट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, और से नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज सपोज टू एक्ट। जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। As we move above the surface of the earth, center of gravity will shift downward because of decrease in acceleration due to gravity। देखो अब है क्या कि हम इसे एक ही पॉइंट मानकर चलते हैं सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, उसका एक रीजन है। पहले अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, ये सभी को याद ही रहता है। अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी जी डिक्रीज होता है, अंदर जाते हैं तब भी जी डिक्रीज होता है। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे ये अर्थ है तो ये भी काफी बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाया गया ना, तो अगर ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और दोनों जगह पर जो मास है वो m है, ये भी m है और ये भी m है, तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास देखें तो सेंटर ऑफ मास तो मिड में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर हम मानेंगे इसका पूरा मास कंसंट्रेट है मिड पॉइंट पर। जब दोनों मास बराबर होंगे तो एकदम सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और यहां पर क्या है g डैश।
तो यहां पर अगर g है तो वेट mg होगा और यहां पर mg डैश होगा। और हमें ये पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू घट जाती, यानी कि g मस्ट बी ग्रेटर देन g डैश, g डैश की वैल्यू कम होगी। तो अगर यहां पर हम वेट निकालेंगे, मास तो दोनों जगह सेम है, लेकिन वेट निकालेंगे तो यहाँ mg डैश कम होगा और यहाँ पर mg ज्यादा होगा, क्योंकि अर्थ सरफेस पर g ज्यादा होगा और ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि वेट यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। तो हम लोगों ने क्या भी समझा था कि जो भी सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो हैवियर पार्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो मास अगर देखेंगे तो नहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि मास तो दोनों जगह बराबर है, लेकिन वेट यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है, इसलिए ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास यहां और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां, अलग अलग दोनों पॉइंट हो गए। लेकिन ऐसा तब होगा जब जी में बहुत ज्यादा चेंज होगा, तभी तो आप ये करेंगे। अब मान लिया आप इस टेबल की अगर बात करो, ठीक है, या घर में जैसे आपके सेफ रखी है या रेफ्रिजरेटर रखा है, तो रेफ्रिजरेटर का नीचे का पॉइंट मतलब बेस और ऊपर का जो टॉप पॉइंट है, वहां से वहां तक की कितनी डिस्टेंस होगी? थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, मतलब वो मुश्किल से 6 फीट का होता है या 5 फीट का होता है या 7 फीट का, बड़े अलग अलग साइज के होते हैं ना, ठीक है, तो 5, 6, 7 फीट का है। तो अगर वो उतना बड़ा फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, तो उसमें उसके बेस से टॉप तक आने में क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज आपको मिलेगा? कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। अगर उसको बहुत एक्यूरेट निकालने की कोशिश करेंगे तो 0.000 कुछ चेंज आएगा, तो उसको तो आप इग्नोर ही करेंगे ना, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं 0.00 का। तो बहुत ज्यादा वहां पर कोई चेंज आपको दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो उसे हम क्या मानेंगे? दोनों जगह जी सेम है। तो अगर जी सेम है तो mg भी सेम हो जाएगा, और अगर mg सेम हो गया तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मिड में आ जाएगा, और सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी मिड में था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म हम अज्यूम कर रहे हैं, तो फिर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट होंगे। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे यहां से यहां तक चले गए, तो सब कहीं एक जैसा नहीं होगा, तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफर कर जाएगा, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा गया है कि as we move above the surface of the earth, center of gravity will shift downward because of decrease in acceleration due to gravity। नीचे लिख दिया गया if we assume, अगर हम assume कर लें that the gravitational field is uniform, that is g is constant, then center of mass and center of gravity coincide, ठीक है, दोनों पॉइंट यहां पर coincide कर जाएंगे। इसके बाद देखो यहां पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे जो भी है सेंटर ऑफ मास, तो वो हम यहाँ पर याद ही हमें करने पड़ते हैं, इसको आप निकाल नहीं सकते हर बार। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग हर बार क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो हम वहां पर कैलकुलेशन नहीं करते कि हम कैलकुलेट करके वहां सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें। कुछ याद ही रखना पड़ता है, कुछ बेसिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके हमें रटने पड़ते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेशन बड़ा होता है तो हम लोग नहीं कर सकते। शेप ऑफ बॉडी, जैसे यहाँ यूनिफॉर्म रॉड है, कई बार अभी समझाया गया, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिंग या डिस्क है तो सेंटर ऑफ रिंग या डिस्क हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। यूनिफॉर्म सॉलिड या हॉलो स्फीयर है, या यूनिफॉर्म सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर है, तो अगर वो यूनिफॉर्म है तो जो देखने में उसका सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में एक चीज और यहाँ पर बताने के लिए डायग्राम बना दिया गया कि सिलेंडर अगर इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखें तो ये उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, और ये जो एक्सिस होती है इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक्सिस ऑफ सिलेंडर ना कहा जाए तो उसकी जो एक्सिस होती है वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस चूज की जाती है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मतलब उसकी लेंथ के पैरेलल जो एक्सिस दिखाई जाती है उसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ठीक। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर और क्यूबिकल ब्लॉक, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। जैसे मान लिया कोई क्यूब है या फिर कोई क्यूबाइड है, तो क्यूब या क्यूबाइड का अगर हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। लेमिना भी है, लेमिना का मतलब होता है प्लेट। जैसे मान लिया एक प्लेट है, ये थिन प्लेट, तो अगर ये थिन प्लेट यहाँ पर सॉलिड आपको दिखाई जाए या एक वायर का दिखा दिया जाए वो फ्रेम टाइप का, तो इसमें भी अगर हम सिमेट्रिकल वे में देखें तो इसका सेंटर यहाँ होगा और वो क्या होगा? इसके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो यही इसका सेंटर ऑफ मास बनेगा। अगर हम इसी को यहाँ पर क्यूब या क्यूबाइड बना दें, ठीक है, तो क्या होगा? तब भी इस क्यूब का जो डायगोनल ढूंढोगे आप, तो जो डायगोनल पॉइंट मिलाएंगे वो जहां पर कट करेगा वही उसका क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ मास। तो वही लिखा गया यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर और क्यूबिकल ब्लॉक या लेमिना के लिए भी हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल रहेगा, ठीक है।
ट्रायंगल का हमने आपको समझाया था जब पीछे हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर मोमेंटम, तो वहां पर ट्रायंगल का समझाया गया था कि अगर ट्रायंगुलर लैमिना, लैमिना टर्म जब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है थिन सीट, ठीक है, प्लेन थिन सीट रहती है तो उसको लैमिना बोल देते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, ये हमने आपको समझाया था कि मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट, मीडियन मतलब माध्यिका, जैसे आप यहाँ पर इधर का मिड पॉइंट देखो, इधर का मिड पॉइंट देखो और इधर का मिड पॉइंट देखो क्या है, और फिर सामने के वर्टेक्स से इसको मिला दो, तो जहां पर ये कट करेगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। और एक चीज और है कि जब भी आप ऐसे कट करेंगे तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है, तो यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो यही रहेगा 2:1, ठीक है। तो ये 2 तो ये 1 होगा, ये हमेशा ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, मतलब इसका जो रेशियो रहेगा वो 2:1 के रेशियो में ही ये कट करेगा। फिर ये जो दिए गए हैं इनमें आपको याद ही रखना है, इसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता, इनके अपने डेरिवेशंस होते हैं जो इंटीग्रेशन के बेसिस पर किए जाते हैं, तो हम लोगों को इसे रटना पड़ता है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं दिए गए, कुछ एग्जाम्स में दिए जाते हैं, लेकिन ये बेसिक वाले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सेमी सर्कुलर जैसे रिंग है या यूनिफॉर्म उसको बोल देंगे, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास 0,2r/π। अब इसमें आपको समझना क्या है वो समझो, मतलब ये तो हम कोऑर्डिनेट याद कर लेंगे, तो कोऑर्डिनेट यहाँ 0,2r/π है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2r/π। तो आपको ये बता दिया गया कि जैसे अगर हम इसे ओरिजिन मान लें, ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास इस रिंग का होगा वो इस लोकेशन पर आएगा कहीं, और ये लोकेशन यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y की 2r/π, ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी इस कोऑर्डिनेट की। ऐसे ही आप देखो अगर ये सॉलिड है, मतलब सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो डिस्क में जो यहाँ पर ओरिजिन है वो इस लोकेशन पर है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट ये होगा, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4r/3π, ठीक। ऐसे ही बाकी सब में रहेगा, जैसे ये सॉलिड कोन है तो सेंटर ऑफ मास ये ओरिजिन हो गया, तो सेंटर ऑफ मास h/4 पर होगा। अगर ये हॉलो कोन है यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर h/3 पर हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस h/3 हो जाएगी। और अगर ये हेमिस्फीयर है सॉलिड, तो सेंटर ऑफ मास 3r/8 पर हो जाएगा, यहाँ पर y और x की वैल्यू 0। और अगर सेंटर ऑफ मास ये हॉलो है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ r/2 पर हो जाएगा। तो ये तो हमें याद करने, लेकिन अब इसमें मेन पॉइंट समझना क्या है कि हमें ये कोऑर्डिनेट नहीं याद करने कि x 0 होगा और y r/2 होगा, या x 0 होगा y 3r/8 हो जाएगा, हमें ये नहीं याद करना। x और y तो चेंज हो सकता है ना, वो तो आपकी चॉइस है कि आपने यहाँ पर x और y कैसे चूज किया है, उसके बेसिस पर ये लिखा गया है। लेकिन अगर आपने ये कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, जैसे कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर x और y बना दो, ठीक है, तब क्या इसके अभी भी कोऑर्डिनेट 0,3r/8 होगा? नहीं होगा। तब यहाँ सेंटर ऑफ मास है तो आपको निकालना पड़ेगा कि भाई x कितना है और y कितना है, तब इसके x और y दोनों चेंज हो जाएंगे। लेकिन हम समझा क्या रहे हैं आपको, हम आपको ये बता रहे हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यही रहेगा। अभी पीछे आपको एक पॉइंट बताया गया कि आप जो ये एक्स वाई है इसको कहीं भी ले जाओ, उससे बॉडी के अंदर जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आपने ओरिजिन को कहीं इधर उधर शिफ्ट कर दिया तो वहां से डिस्टेंस तो बदल जाएगी ना, और डिस्टेंस बदल जाएगी तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन ये पॉइंट यही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ की बजाय यहाँ बना लें तो पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा, उसका पॉइंट फिक्स है। तो इस तरह से अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो कैसे उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर इस सॉलिड वाले में समझा रहे हैं, मतलब सब में नहीं समझा रहे हैं, एक में समझा देंगे तो उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये जो सॉलिड कोन है इसमें अगर हम ओरिजिन यहाँ पर माने और ये एक्स एक्सिस लें और ये वाई एक्सिस, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और ये वाली डिस्टेंस क्या है h/4, h/4 है ना, तो ये यहीं पर रहेगा। आप इसको चाहे जितना घुमा फिरा दो, क्या इसमें कोई चेंज आएगा? ये यहीं रहेगा। लेकिन अगर इधर उधर कर देंगे तो चूंकि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस बदल जाएगी तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बदल जाएगी यहाँ पर, लेकिन ये पॉइंट रहेगा इसी लोकेशन पर h/4 पर। तो इस चीज को आप यहाँ से ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने इसमें इसको तिरछा कर दिया ऐसे, ठीक है, तो तिरछा करने पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहीं रहेगा, वो तो कहीं जाने से रहा। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी होगी h/4 ही रहेगी।
मान लेते हैं इसका जो ये एंगल है वो थीटा है, मतलब हमने इसको थीटा एंगल पर झुका दिया, तो एंगल थीटा है। तो अब अगर हम देखें तो ऐसे करने पर भी सेंटर ऑफ मास वही है और यहां से h/4 पर ही है क्योंकि यही था। लेकिन अगर अब x एक्सिस, ये y एक्सिस और x एक्सिस आपने ऐसे मानी है, तो इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या हम इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 0,h/4? नहीं लिखेंगे ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं वो हमें पहले से पता है कि हम x और y किसे बोलते हैं। आप यहां पर देखो कि x जो है, जब आप इसको यहां से ऐसे मिलाओगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी x और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा है ना आपको। तो ट्रायंगल में अगर आप x कोऑर्डिनेट यहां पर निकालोगे, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h/4 cos थीटा, h/4 cos थीटा। और अगर आप इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, h/4 sin थीटा। ठीक है, ये x और y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और ये हो जाएंगे इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ और ये लिखो, जहां पर सॉलिड कोन है उसी के आगे जगह है ना, बस और कुछ बनाना नहीं है, वहीं पर आराम से डायग्राम बना लो, उसी के नीचे लिखो।